नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज एक बार फिर आपके कुछ सवालों के साथ मैं आया हूं आपके सामने। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम सवाल जवाब का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है मोहम्मद अरशद अली ने। अरशद अली जी का सवाल है, उन्होंने बताया कि वो 26 साल के हैं और उन्होंने लास्ट मंथ से इन्वेस्टमेंट शुरू किया है और 7 साल के लिए कुछ स्कीम्स हैं और प्लस स्मॉल कैप फंड में 10-12 साल का उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो स्कीम्स में यहाँ पे देखता हूँ, हाँ साथ में भी लिखा है कि हम मॉडरेट प्लस सम वॉट अग्रेसिव इन्वेस्टर। अब ये मॉडरेट एंड सम वॉट अग्रेसिव ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, लेकिन भाई मैं एक बात ज़रूर बता दूँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जब मार्केट की स्थिति अच्छी होती है तो बहुत से इन्वेस्टर्स मानने लगते हैं कि वो अग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं और कई बार इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत अच्छा है। मैं एक बात समझाता हूँ आपको, आप कैसे समझें कि आपका रिस्क एपेटाइट अच्छा है या नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि मुझे 15% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है और मैं रिस्क लेने को तैयार हूँ, सीधी सी बात है कि यदि आपको कहीं पर एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है तो कुछ ना कुछ रिस्क तो रहेगा, ये बात तो तय है। यदि आपको बैंक एफडी में मान लीजिए 6% का इंटरेस्ट मिलता है और एक कॉर्पोरेट एफडी है या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी की एफडी है जहां पर आपको मान लीजिए 9% मिलता है या 8% मिलता है, तो यदि आपको 2-3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रिस्क हो बिल्कुल बैंक एफडी जैसा और इंटरेस्ट आपको ज़्यादा मिल जाए, ये इम्पॉसिबल है। कहीं भी अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है या थोड़ा एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है तो वहां पर रिस्क भी थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। रिस्क का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि पोस्ट ऑफिस के इन्वेस्टमेंट पर पैसे डूबने के चांसेस 0 हैं, तो वहां पर आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, उसके मुकाबले आप देख रहे हैं कि कहीं पर आपको उससे 1% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क तो वहां पर है। और यदि बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में अगर आप ये कहते हैं कि मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं, मेरा रिस्क एपेटाइट अच्छा है और आप 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या आपका जो कैपिटल है अगर वो 3-4% कम हो जाए, यानी कि आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और वो 96,000 रह जाए, 95,000 रह जाए, तो क्या आपको इसमें काफ़ी घबराहट होगी, आपको इससे निराशा होगी? तब फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। अग्रेसिव का मतलब यही है कि यदि आप 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 5-7% की गिरावट में आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए। आपको ये मानना चाहिए कि कोई बात नहीं। और अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि नहीं, मेरा कैपिटल अगर लॉस हुआ तो मुझे शायद वो डाइजेस्ट नहीं होगा, मुझे बहुत दिक्कत होगी, तो फिर इसका मतलब आप अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं हैं। क्योंकि अच्छा जब माहौल होता है तो हर इन्वेस्टर कहता है कि मैं अग्रेसिव हूँ, रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि आपके मन में साइकोलॉजिकली कभी लगता ही नहीं है कि हाँ पैसा डूब भी सकता है। तो इसके लिए एक बात तय है, चाहे आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें, आप मिड कैप में करें, लार्ज कैप में करें, यदि आपका नज़रिया बहुत लंबा है तो जो लॉस होगा वो रिकवर भी होगा, ऐसी उम्मीद आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो रिकवर कर पाएंगे, लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जिन्हें मार्केट में गिरावट से काफ़ी घबराहट होती है, वो कई बार इससे एग्जिट कर जाते हैं और लॉस बुक कर लेते हैं। तो इसके लिए आप इस तरह से देखें कभी भी कि अगर मेरा पैसा कम हो गया तो मुझे कितना इससे इसकी चिंता होगी और क्या मैं उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अदरवाइज अच्छे माहौल में सबको ऐसा ही लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो इसलिए अब मैं आता हूँ आपके सवाल के जवाब में कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है, आपका नज़रिया क्योंकि 10-12 साल का है और 7 साल के लिए तो बाकी फंड्स में भी आप कर रहे हैं, स्मॉल कैप के लिए 10-12 साल का समय जो है वो ठीक है। स्कीम आपके पास में है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये तो एक लार्ज कैप इंडेक्स है और 3000 की एसआईपी कर रहे हैं। बिल्कुल आप यहाँ पर बने रहिए, एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद क्वांट मिड कैप फंड, इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5000 रुपीज़ और एसआईपी है 3000 की, तो ये फंड भी अच्छा है। लेकिन क्वांट
का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो थोड़ा सा डायनेमिक स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है। तो यहाँ पर चेंजेस काफ़ी होते हैं, थोड़ा सा आप एग्रेसिव एक स्टाइल लेकर चल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन कभी कभी जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपको इस तरह के फंड्स में गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एक अच्छा फंड है। इसमें आप 5000 रुपीज़ का लमसम और SIP कर रहे हैं। 3000 पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में 3000, क्वांट स्मॉल कैप फंड इनिशियल 5000 प्लस 2000 की SIP। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 2000 रुपीज़ की SIP, 2000 फंड कैप फॉर SIP, ठीक है। बस ये ध्यान रखिए, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है ये काफ़ी एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है, जिसमें करीब 200 स्टॉक्स हैं। और जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उस वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला है। तो आप दोनों के साथ इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अगेन स्मॉल कैप फंड है, नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट में गिरावट आती है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि NAV में काफ़ी गिरावट देखी गई है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना है, तभी आप इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। उसके बाद में आपके पास क्या है, हाँ, क्वांट लिक्विड फंड, क्वांट लिक्विड फंड में आपके पास 10,000 रुपीज़, महिंद्रा मेनुलाइफ लिक्विड फंड में 10,000, निप्पॉन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट में 10,000। तो ये तो खैर जो अपने शॉर्ट टर्म पार्क किया हुआ है, या तो ये आप शायद इमरजेंसी के लिए पैसा रखा होगा आपने, अदरवाइज़ यहाँ पर आप ग्रोथ की उम्मीद नहीं कर सकते। इस तरह के फंड्स शॉर्ट टर्म फंड्स पार्क करने के लिए सूटेबल होते हैं। तो आपका अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपने फंड्स को पार्क करना है, तब ये ठीक है। अदरवाइज़ आप इसे स्लोली ग्रेजुअली मूव कर सकते हैं इक्विटी फंड्स में। जिन फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है उन्हीं में आप इसको स्विच कर सकते हैं। तो आप जानना चाहते थे कि पोर्टफोलियो कैसा है, और आपने और साथ में कहा है कैन आई चेंज बंधन निफ्टी 50 टू HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। नहीं, आपके पास लार्ज कैप दूसरा नहीं है, तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मिड कैप के रिटर्न्स बेटर हैं लार्ज कैप से, इसके लिए आप लार्ज कैप से मिड कैप में स्विच कर लें। ऐसा भी समय आएगा जब लार्ज कैप के रिटर्न्स मिड कैप से बेटर होंगे। तो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जिस वक्त पर जिस कैटेगरी के रिटर्न्स बेटर हैं आप वहाँ पूरा पैसा स्विच कर लें, और कल जब वहाँ पर गिरावट हो और दूसरी कैटेगरी दूसरे सेगमेंट में रिटर्न्स बेटर हों, तब आप क्या करेंगे। तो डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। पोर्टफोलियो ठीक है, लॉन्ग टर्म में आप यहाँ बने रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है AT हुसैन ने। AT हुसैन का सवाल है, पहले तो उन्होंने कहा है कि वो मेरे वीडियोस देखते रहते हैं और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हुसैन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। और अभी आपने अपना पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए भेजा है, और 15 ईयर्स का आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है। पोर्टफोलियो में आपके पास SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, अच्छा फंड है, बिल्कुल आप इसमें बने रहिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, ये भी बहुत अच्छा फंड है अपनी कैटेगरी का। SBI स्मॉल कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि मिड कैप फंड है। तो लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, फ्लेक्सी कैप है, और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है आपका। आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए। तो आपने पूछा है कि कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि मिड कैप फंड है, क्या वो फंड ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छा फंड है, आप ऐड कर सकते हैं। आपके पास मिड कैप में एक्सपोजर तो है लार्ज एंड मिड कैप के जरिए, लेकिन आप इसको भी ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा फंड है। और 2 महीने से आपने इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, 3000 की SIP चल रही है। तो मतलब ये जो सारे फंड्स हैं इनमें सब मिलाकर 3000 की SIP है, 1000 की SIP कर रहे होंगे आप। ठीक है, इसमें SIP अमाउंट को आपको बढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और बिल्कुल आपने कहा है आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे आप, तो ये बहुत अच्छी बात है। PPF में 12,500 मंथली SIP कर रहा हूँ, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ कम करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए यदि आप समझदारी से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ज़्यादा और डेट में कम होना चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो यदि आप 12,500 रुपये PPF में इन्वेस्ट कर रहे हैं और 3,000 रुपये इक्विटी में कर रहे हैं, तो वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से ये सही स्ट्रेटजी नहीं है। हालांकि PPF एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, लेकिन
लॉन्ग टर्म में इक्विटी में पोटेंशियल है कि वो पीपीएफ के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है। वॉलेटिलिटी रहेगी, पीपीएफ में आपको रिटर्न्स जो मिलते हैं उसमें रिस्क नहीं है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना हमेशा रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके पीपीएफ के मुकाबले इक्विटी फंड्स बेटर रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल मैं ले रहा हूं जो पूछा है दीप्ति बटुला ने। दीप्ति जी का सवाल है कि क्या लिक्विड फंड में एसआईपी करनी चाहिए या लमसम करना चाहिए। अगर बात है कैश फ्लो की कि पैसा नहीं है अपने पास और जब जब पैसा आएगा तब इन्वेस्ट करते रहेंगे, तब आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी करने का दूसरा जो पर्पज होता है वो होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि जैसे हम इक्विटी फंड में जब एसआईपी करते हैं तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि मार्केट में गिरावट आएगी तो यूनिट्स ज़्यादा मिलेंगी। तो क्योंकि इक्विटी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, उतार चढ़ाव की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में लॉन्ग टर्म में यदि आप एसआईपी करते हैं तो आपको एक एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाती है। लेकिन यदि आप बात कर रही हैं लिक्विड फंड की, तो लिक्विड फंड में कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती है और लिक्विड फंड्स में इन्वेस्टमेंट बहुत शॉर्ट टर्म के लिए किया जाता है। यानी कि जिस तरह से सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखती हैं कि अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए, उसी तरह से आपको लिक्विड फंड में भी पैसे पार्क करने चाहिए। तो ऐसे में यदि पैसे आपके पास अवेलेबल हैं लमसम में, तो आपको बिल्कुल लमसम करनी चाहिए, एसआईपी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि लमसम पैसा अवेलेबल नहीं है और आपको एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, आप चाहते हैं कि 50,000 1 लाख रुपया इमरजेंसी के लिए आपके पास लिक्विड फंड में रहे, तो उसके लिए फिर आप एसआईपी के जरिए लिक्विड फंड क्रिएट कर सकती हैं और जैसे ही वो अमाउंट इकट्ठा हो जाए जितनी की आपको ज़रूरत है, उसके बाद आप एसआईपी बंद कर दें। लेकिन लमसम अवेलेबल है तो आपको लमसम ही करना है और लिक्विड फंड्स सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए सूटेबल हैं। लॉन्ग टर्म में लिक्विड फंड्स में वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल नहीं है। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं वो पूछा है पवन कुमार जी ने। पवन कुमार जी ने बताया है कि वो डिफेंस में सर्विस करते हैं और एज है 39 ईयर्स की, इन्वेस्टमेंट होराइजन है 15 to 20 ईयर्स का और वो एसआईपी कर रहे हैं कुछ स्कीम्स में। और यहाँ पर स्कीम्स के नाम बता दूं मैं आपको, क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट मिड कैप फंड, क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्वांट बिजनेस साइकिल, क्वांट डायनेमिक असेट एलोकेशन फंड, इन सब में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और साथ ही एसआईपी कर रहे हैं, टॉपअप कर रहे हैं, ये सब है। और आई रिक्वायर सम अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। अच्छा, उनका जो गोल है आपका पवन जी, वो है 20 साल के बाद 5 से 6 करोड़ रुपए। तो पहली बात तो यह है कि यहाँ पर ना कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज आप लमसम भी कर रहे हैं, एसआईपी भी कर रहे हैं और बीच में मतलब एसआईपी के साथ टॉपअप कर रहे हैं, तो ऐसे जानना मुश्किल है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि 6 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट हर महीने करना चाहिए वो मैं आपको बता सकता हूँ। अब क्योंकि आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर रहे हैं तो कैलकुलेट करना मुश्किल है और म्यूचुअल फंड्स में आप एक 12% का रिटर्न एज्यूम करके चल सकते हैं। रिटर्न ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में उम्मीद तो ज़्यादा की कीजिए। लेकिन फिर भी मैं 12% से यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। लेकिन पहली बात जो है वो ये है कि आप सारी की सारी जो स्कीम आपने चुनी है वो सिर्फ एक ही फंड हाउस की, ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है। आपको कोई फंड हाउस कितना भी अच्छा लगता हो, किसी फंड मैनेजर का स्टाइल कितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। और क्योंकि जैसे हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की, संदीप टंडन जी जो कि सीआईओ हैं, उनका जो डायनेमिक स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है वो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा पैसा एक फंड हाउस में इन्वेस्ट किया जाए। बाकी दूसरे जो फंड मैनेजर्स हैं वो भी तो अच्छी तरह से फंड मैनेज करते हैं। तो आप एस नरेन की बात करें या आप दूसरे फंड मैनेजर्स की बात करें, एस नरेन क्योंकि एक सीनियर फंड मैनेजर हैं, वेटरन है इंडस्ट्री के, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के सीआईओ हैं, मैंने उनका नाम लिया। लेकिन ऐसे आप मतलब एक एक नाम लूँगा तो हर फंड हाउस के बहुत सारे फंड मैनेजर्स हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सभी के स्टाइल्स अलग अलग होते हैं
आपको एक ही फंड हाउस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि जो लार्ज कैप फंड है वो एक फंड हाउस का अच्छा है, लेकिन मिड कैप जो है वो दूसरे फंड हाउस का अच्छा है, तो इस तरह से आपको डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए। और अलग अलग फंड हाउस की अलग फिलॉसफी होती है। ऐसा नहीं है क्योंकि आपने अभी शुरुआत की है। मान लीजिए कि इस वक्त पर जो स्टाइल है क्वांट म्यूचुअल फंड का वो चल रहा है, लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा जिस वक्त पर दूसरे जो स्टाइल्स हैं वो बेटर परफॉर्म करेंगे। तो इसके लिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप एक ही फंड हाउस की सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखें। हालांकि फंड्स अच्छे हैं, इसमें कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इन फंड से, लेकिन बेटर होगा कि आप अलग अलग फंड हाउस की स्कीम्स चुनें। और यदि आपका मन करता है अलग अलग फंड हाउस की स्कीम चुनने का, तो आप फिर से कमेंट करें, तो उस केस में मैं आपको फंड्स बताऊंगा कि आपको स्मॉल कैप किसका लेना चाहिए और लार्ज कैप किसका और मिड कैप किसका होना चाहिए। इस पर हम बात करेंगे। दूसरा सवाल था आपका कि 20 साल में 6 करोड़। तो मैं आपको बता दूं कि यदि 12% के CAGR पर कैलकुलेट करें, तो यदि आप 32,200 रुपये, आप 33,000 पकड़ लीजिए कि पर मंथ आप 33,000 की SIP करें और 10% से स्टेप अप करें, तो 20 ईयर्स में 6 करोड़ रुपीस आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये है कैलकुलेशन। बाकी आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए और समय के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को जरूर बढ़ाइए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सके। ऑल द बेस्ट टू यू। तो बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है सुरजीत राज ने। सुरजीत जी कोलकाता के रहने वाले हैं और 36 ईयर्स ओल्ड हैं। और सुरजीत जी ने बताया है कि वो ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और स्कीम्स हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इसमें 2,000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए, अच्छी स्कीम है मल्टी कैप कैटेगरी में। SBI मैग्नम मिड कैप फंड में 2,000, ये भी ठीक है। एक्सिस मिड कैप फंड में 2,000 रुपीज़। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, मतलब आपके पास में कितनी मिड कैप फंड है, एक SBI मैग्नम मिड कैप, एक्सिस मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ये भी मिड कैप है, इसमें 2,000, तो 6,000 रुपीज़ आपका जा रहा है मिड कैप में। और जो मल्टी कैप फंड है आपके पास, उसके थ्रू भी आपका इन्वेस्टमेंट मिड कैप में हो रहा है। तो मिड कैप में एक्सपोजर आपका बहुत ज़्यादा है। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड में 2,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। टोटल 12,000 की SIP हो रही है। एक सजेशन है आपको कि मिड कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम करें और आप थोड़ा मल्टी कैप में बढ़ा लें। तो मल्टी कैप के थ्रू आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर मिल जाएगा। या फिर इससे भी एक अच्छा सजेशन है कि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें, तो वो और अच्छा होगा। और फ्लेक्सी कैप का जो इन्वेस्टमेंट है मेजरली इस वक्त पर तो लार्ज कैप में अधिक है स्कीम्स का, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो आपके पास जो मिड कैप में है कोटक है, एक्सिस है और SBI मैग्नम मिड कैप है। तो आप एक काम करें, आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड करें और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो आप एक मिड कैप फंड इनमें से कम करें और एक्सिस मिड कैप फंड से निकल सकते हैं आप और उसकी जगह पर आप ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है कि 5 लाख रुपए आपके पास हैं, लमसम में आपको इन्वेस्ट करने हैं, जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसी में आप इन्हें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल सही है। आप निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए, साथ ही ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड जो मैंने कहा है उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए और बाकी के जो फंड्स हैं उनमें भी डिवाइड कर दीजिए। तो आप इस 5 लाख को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपका नज़रिया 20 साल का है, तो आप बिल्कुल इन पैसों को इन स्कीम्स में ऐड कर सकते हैं। 5 करोड़ का आपका टारगेट है 20 साल के बाद और आप जानना चाहते हैं कि 5 करोड़ की वैल्यू क्या होगी। तो यदि मैं 6% के इन्फ्लेशन पर कैलकुलेट करूं कि इन्फ्लेशन 6% रहेगा, तो 1 करोड़ 56 लाख अराउंड इसकी वैल्यू होगी 5 करोड़ की आज से 20 साल के बाद। दूसरा आपने भी पूछा है कि 20 साल के बाद कितना पैसा बन सकता है। तो यदि 12,000 की आप SIP कर रहे हैं, आपने ये भी कहा है कि 10% से स्टेप अप करेंगे और 5 लाख रुपए लमसम में भी आप यहाँ पर टॉपअप कर रहे हैं। तो यदि मैं इस सबको
कंसिडर करके और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करूं तो करीब 2 करोड़ 72 लाख के आसपास आप इकट्ठा कर पाएंगे 12% के CAGR पर। तो यदि रिटर्न्स इससे बेटर मिल पाते हैं तो डेफिनेटली बड़ा अमाउंट एक्यूमुलेट हो पाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आपको 12% की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए और इस हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट को 10% से तो स्टेप अप करने की बात कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आपको टाइम पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ऑल द बेस्ट टू यू। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है पुष्कर वर्मा ने। पुष्कर जी का सवाल JM फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड को लेकर है। जानना चाहते हैं कि ये फंड कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो JM फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड जो है अपनी कैटेगरी का एक अच्छा फंड है। इसके यदि पोर्टफोलियो की बात करें तो वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। लास्ट डिस्क्लोजर के हिसाब से 49 स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में हैं और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के मार्केट सेगमेंट्स में एक्सपोजर है। हालांकि मेजर एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में है। फंड का साइज काफ़ी छोटा है। एज ऑन 30 सितंबर 2023 700 करोड़ से भी कम का इसका फंड साइज है। AUM काफ़ी छोटा है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ध्यान रहे कि आपका डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द फंड हाउसेस और अक्रॉस द मार्केट सेगमेंट्स, अक्रॉस द सेक्टर्स होना ज़रूरी है। बट यदि हम इस फंड की बात करें तो ये एक अच्छा फंड है, आप इसे इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तो आज मैंने जिन सवालों के उत्तर दिए मुझे उम्मीद है कि ये ठीक से आपको समझ में आए होंगे और आपके जो भी सवाल या सुझाव हो आप कमेंट बॉक्स में इसी तरह से पोस्ट करते रहें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। तो बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।